Hello dear student, we have discussed about in the last lecture we have discussed about the radius of hydrogen atom and related different type of problem on the basis of the IIT JEE mains examination and NEET examinations. Dear student, today we have to discuss about the energy of hydrogen atom. Actually आप लोगों को जानना है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इस टॉपिक से आती है बच्चों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होती हैं. इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूले के बेस पे आप लोगों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स याद पढ़नी है. ठीक है ना. आज के लेक्चर में ओनली एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम्स जो है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उसको बताऊंगा. आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, कि इतना आसान आता है क्या जेईई का पेपर, क्या मेडिकल का पेपर इतना आसान आता है क्या. इस बात से बिल्कुल आपको लगेगा कि वास्तव में जो है बात सही है. ठीक है ना बेटा. तो देखिए क्या होता है. जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है वो जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है. बच्चों मैंने आपको बताया कि यहां पे लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द वेरी वेरी सिंपल एंड दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू, ये मैंने लिखा हुआ है ZE²/R. ये कैसे होता है ये फिजिक्स में पढ़ेंगे और मैं इसके बाद हम लोग और भी बताएंगे. फिलहाल बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा इसको ऐसे ही याद रखना है. ठीक है ना. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. तो अब मैंने ये बात तो आप लोगों को बता दी. मैंने आपको जब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना सिखाया था, उस टाइम पे आपको बताया था कि लेट अस कंसीडर दिस टाइप ऑफ द एक स्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग द प्लस ऑफ Ze चार्ज एंड द सर्कुलर पाथ अराउंड दिस न्यूक्लियस, एंड जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस. और उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो जो है कितना है, E नेगेटिव चार्ज है ना. मैंने आपको बताया था, दूसरी बात क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फिक्स डिस्टेंस जो इसके रिस्पेक्ट में एक फिक्स डिस्टेंस से क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है. बल्कि जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था, एक इंटरेक्शन होना चाहिए था. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अंदर गिर जाना चाहिए. But this is not possible because of the centrifugal force. This is the very very important, because of the centrifugal force. ये जो न्यूक्लियस है ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है. और जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है तो आप देख रहे हैं ये उतने ही डिस्टेंस से घूम रहा है और उतना ही अंदर से क्या हो रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. न्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. ठीक है ना. अब दोनों के दोनों जितना बाहर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है उतना ही क्या होगा, अंदर से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इट मींस बोथ द एनर्जी वैल्यू, बोथ द वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल एज वेल एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे. और आप जानते हैं, आगे देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/R. दिस इज द थ्योरी ऑफ द फिजिक्स, है ना, वहां पे पढ़ेंगे आप लोग. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ. ये फिजिक्स की थ्योरी है लेकिन बताना पड़ता है. और यहाँ पे ये फॉर्मूला है K × Q1/Q2, Q1 × Q2/R², वेयर Q1 K इज द कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ एयर. समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 9.0 × 10⁻⁻12 Fm/m. ओके. सो क्या कह रहा हूं, Q1 एंड Q2 आर द चार्ज और R इज द रेडियस भी कह सकते हैं या डिस्टेंस बोल सकते हैं दोनों के बीच में, या दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बोल दीजिए. यहाँ पे रेडियस का काम है. ठीक है ना. इसके लिए हम रेडियस की बात करेंगे और जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्टेंस से लेते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. Q1 इज द चार्ज ऑफ दिस and Q2 is the charge, Q1 is the Ze,
मैंने लिखा हुआ है, एंड दिस इज द Q2 इज E, एंड Q1 एंड Q2 देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी हुई K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल भी निकाल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी निकाल दिया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्वेश्चन ये है, हम सर ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर खाली टाइम पास तो नहीं कर रहे। नहीं बच्चों, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी तो पता लग गई है, लेकिन मुझे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तभी तो मैंने क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 mv स्क्वायर। मुझे v स्क्वायर निकालना है, तो इसलिए मैं इससे करूंगा, तो इसलिए इसको करूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन R, है ना। बहुत ही सिंपल है, तो देख रहे हैं आप लोग, R से R कैंसिल कर दो, v स्क्वायर को निकाल दो बेटा, इसको इधर ला लो, और ये कोरिलेट करके v स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ जाएगी, देख लो, है ना। अब ये मान के चलिए दिस इज द इक्वेशन 1, मानते हो भी या नहीं भी, और अब हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। मुझे v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मैंने यहां से यहां रखनी है ना। बहुत ही सिंपल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, और देखो 1/2 m इंटू v स्क्वायर K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन R m, और m से m कैंसिल करो, और देखिएगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 2R। वेरी सिंपल, ओके। और दैट्स वाई अब आपको जब काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया है, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया है, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू E ऑफ H इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, KE प्लस P। तो देखो क्या होगा बेटा, E ऑफ H इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या निकला आपका, काइनेटिक एनर्जी निकल गया K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन 2R, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाला हुआ प्लस ऑफ माइनस इंटू ZE स्क्वायर अपॉन क्या होगा R, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। और इस K को बाहर ले लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू हो जाएगा, K को बाहर ले लीजिएगा, और यहाँ से देखिए बच्चों 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, है ना। तो K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन R को कॉमन ले लो बच्चों, अंदर क्या बचा 1/2 माइनस 1, है ना। तो क्या हुआ, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन R, और इंटू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 में से ये 1 माइनस ऑफ क्या बचा, यहाँ पे 1/2 बच गया। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन 2R। देख लीजिएगा, ये इसलिए बताया क्योंकि बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों, इसलिए मैंने इस टर्म को पूरा लिखा, अदरवाइज ये तो सीधे लिख देता, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब R क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। वी नो दैट क्या जानते हैं, R ऑफ H इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर अपॉन 4 पाई me स्क्वायर Z। दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, लास्ट लेक्चर में, रख दीजिएगा वैल्यू, सिंपल सी बात है ना। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। देखो बेटा आर की वैल्यू यहाँ देखो, आर की जगह पे ये वैल्यू रख दो, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और ऊपर से ही नीचे चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, जेड हो जाएगा। देख लीजिएगा उधर, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है। कुछ आया समझ में, ठीक है ना। तो जरा देखिए, यहां से कुछ कैंसिल होने वाला होगा, शायद हो रहा है तो देखिए, और नहीं भी हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग सारा सेम ही रह रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखो क्या बचा है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू, देखिए मैं वहां से इधर को लिख रहा हूँ बेटा, देखिए बहुत ही सिंपल वे में, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वहां पे क्या क्या बचा है, देखिए उधर से सीधे इधर आइए। देखिए पहले मैं लिख देता हूं 2 पाई स्क्वायर एम ई कितना हुआ, E4 है ना, 2 पाई स्क्वायर एम E4 जेड स्क्वायर, एम E4 जेड स्क्वायर इंटू के, ऐसे रख दो और डिवाइड कर दो इसको
एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया बेटा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ठीक है ना। m इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। E इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। Z की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, Z इज इक्वल टू क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। और K तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट है, K की वैल्यू मैंने उधर लिखी हुई है। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं बच्चों, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। देखो सबकी वैल्यू देखो, Z और N की वैल्यू नहीं है, बाकी मेरे पास सारी वैल्यू है। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ऐसा करो, माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर Me4 इन Me4 K अपॉन H स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। ये थोड़ा सेपरेट कर दो। सेपरेट क्यों किया मैंने, क्योंकि ये एनर्जी आप लोगों को पता है, ये एनर्जी, ये वैल्यू आप खुद इसमें रख सकते हैं। ये वैल्यू जो है आप लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये चाहे तो आप एक कांस्टेंट मान लो, और हाइड्रोजन के लिए Z हमेशा 1 होता है, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z की वैल्यू चेंज आती है। बहुत सिंपल बात ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर चाहें तो आप इसको भी ये फाइंड आउट करके, तो ओवरऑल ये सारी वैल्यू आने के बाद जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आती है बच्चों, वो EH इक्वल टू आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा का पूरा, एक 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल पर एटम में आती है। पहला वैल्यू ये आता है। दूसरा आता है EH इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इंटू 10 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। एक वैल्यू आपके पास एनर्जी को ये निकालने के लिए हो गया, और दूसरा आपके पास और भी आती है, कैलोरी में आती है, अर्ग में आती है, ये सब करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। बस ये वैल्यू आपको ये सारा फाइंड आउट करने के बाद, और Z फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, Z फॉर हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, हीलियम प्लस के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लिथियम 2 प्लस के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बेरिलियम 3 प्लस के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस, अरे क्या दिक्कत है बच्चों, बहुत ही सिंपल बात मैंने आपको बता दी, और ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब बात क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक से जो कि आप ओनली 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ओनली 10 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा, और जब 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की पॉसिबिलिटी रखोगे। ट्रिक मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू, ओके।